इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो पहला मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बेसिकली ये सबसे ओल्डेस्ट मैन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और फ्रेंच के एक प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए सबसे ओल्डेस्ट मैन को फर्स्ट मीटिंग में प्रेसिडेंट बनाया गया था, टेम्पररी प्रेसिडेंट। फर्स्ट मीटिंग में जो टोटल मेंबर अटेंड हुआ था वो 211 था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाने के बाद जो पहला प्रेसिडेंट बनता भारत का वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी बनता है। एक का नाम है एस.सी. मुखर्जी और दूसरे का नाम है बी.टी. कृष्णामाचारी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला मीटिंग हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। उसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब नेहरू जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, ये बेसिकली है क्या? तो ये नेहरू का विजन है कि कैसा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो बेसिकली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इसका मोटिव क्या होगा, इसका फंडामेंटल कैसा होगा और इसका फिलॉसफी किस बात पे डिसाइड होगा, ये नेहरू तय करेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। आइए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि नेहरू का विजन क्या था। पहला है इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो है वो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। नेक्स्ट है इंडिया शैल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। इसका मतलब होता है कि हमारा जो कंट्री बनेगा इसमें कोई भी किसी भी बाहरी कंट्री का हस्तक्षेप नहीं होगा। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल गारंटी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ए सिटीजन, यानी कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस इनके बारे में भी डील करेगा। यहाँ पे आइए, इंडियन सिटीजन कैन एक्सपेक्ट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि जितना जो अपॉर्चुनिटी होगा ये सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या तो फिर कोई पुअर हो या फिर रिच हो, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन सिटीजन शैल हैव फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ एंड वर्शिप। इन सभी को थॉट एक्सप्रेशन फेथ और वर्शिप, इन सभी में सारे इंडियंस को फ्रीडम मिलेगा। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल सेफ गार्ड माइनॉरिटीज बैकवर्ड एंड ट्राइब्स, जो कि SC ST है, बैकवर्ड है, ट्राइब्स है, इन सबको क्या किया जाएगा? सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये था नेहरू का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। देखिए बेसिकली हुआ क्या था, फर्स्ट मीटिंग के 4 दिन बाद नेहरू क्या किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था, और 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ था इसमें प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर अटेंड नहीं किया था, एक भी अटेंड नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोसेस अच्छा देखते हुए प्रिंसली स्टेट का नॉमिनेटेड मेंबर भी यहाँ पे ज्वाइन होना स्टार्ट कर दिया। टोटल जो मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो है 389। अब ब्रिटेन में प्रेसिडेंट बदल जाता है और प्रेसिडेंट का नाम है, PM का नाम है क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अनाउंसमेंट करता है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के पार्लियामेंट को बुलाया जाता हाउस ऑफ कॉमन्स। इस दिन 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ये बोलता है कि 3 जून 1948 से पहले पहले जितने जो ब्रिटिशर्स है इंडिया में वो इंडिया को छोड़ के ब्रिटेन आ जाए, और 3 जून 1948 से पहले किसी एक रिस्पॉन्सिबल हैंड, यानी कि एक अच्छे इंसान के हाथ में इंडिया को सौंप दिया जाए, और जितना जो ब्रिटिशर्स है वो ब्रिटेन आ जाए। देखिए 21 फरवरी 1947 को जो वायसराय ऑफ इंडिया है वो माउंट बेटन को बनाया जाता है। इससे पहले कौन था? वेबल। 3 जून 1947 माउंट बेटन जब वायसराय ऑफ इंडिया बनता है
तो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान को प्रपोज करता है, जिसको बोला जाता है माउंटबेटन प्लान। बेसिकली ये जो प्लान है, ये इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने का प्लान है, यानी कि पार्टीशन करने का प्लान है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों सेपरेट कर दी जाएगी, ये माउंटबेटन प्लान में मेंशन है। जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास कर दिया जाता है, और ये इंश्योर कर दिया जाता है कि अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो फुल्ली सोवरेन बॉडी होगा। देखिए 1947 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हो जाता है, और अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुल्ली इंडिया के बेसिस पे होगा, यानी कि सोवरेन बॉडी होगा। मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो 389 से घट के अब 299 हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों डिवाइड हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम भी करने का काम किया है, लेजिस्लेटिव फंक्शन को भी प्रोसेस किया है। जिस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करता था, तो उसका चेयरमैन होता था राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जिस टाइम लेजिस्लेटिव फंक्शन किया जाता था, तो उसका चेयरमैन होता था जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी है। ये दोनों फंक्शंस जो है ये कंटिन्यू रहा कब तक? 26 नवंबर 1949 तक। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो अदर फंक्शन है कि ये जो नेशनल फ्लैग है, इसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। उसके बाद नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इसको भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। 24 जनवरी 1950 को इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया, किसको? राजेंद्र प्रसाद को। और ये जो राजेंद्र प्रसाद है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो 60 कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद इसको बनाया गया है, और इसमें जो टोटल टाइम लगा है वो 2 साल 11 महीना और 18 दिन, इतना टाइम इसमें पूरा हुआ है। इसके बाद जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 60 लाख रुपया लगा है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत डाइवर्स, यानी कि कल्चर भी इसका अलग अलग है। कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, कोई पंजाबी है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो कोई बहुत ज्यादा रिच है। इस सब को देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो बहुत ज्यादा वरीड हो गया। वरीड क्यों? क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो डाइवर्स है। इसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाया जाए। ये बहुत बड़ा टास्क था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अलग अलग कमेटी में डिवाइड किया गया, जिसमें 8 मेजर कमेटी और 13 माइनर कमेटी बनाया गया। ये जो मल्टीपल कमेटी है ये अलग अलग काम को प्रोसेस करने का काम किया। देखिए 8 जो मेजर कमेटी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसमें 5 अभी हम देख लेते हैं। पहला है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका जो फॉर्मेशन है ये 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका चेयरमैन है B.R. अम्बेडकर। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, इसका चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, इसका चेयरमैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ये है ड्राफ्टिंग कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट, ये सभी अपना रिपोर्ट किसको भेजेगा? ड्राफ्टिंग कमेटी को। और इसके रिपोर्ट के बेसिस पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा तैयार किया जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका चेयरमैन कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर।
इसीलिए बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, इन दोनों का चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, इन दोनों का कमेटी चेयरमैन कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, बी आर अम्बेडकर जो पहला ड्राफ्ट तैयार करता है वो है फरवरी 1948 और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको इसमें तरह तरह का सुधार करने की बात करती है और इसको सुधार करने के बाद इसको अक्टूबर 1948 में सेकेंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया जाता है। इसको पेश करने के बाद भी इसमें तरह तरह का सुधार करने की बात होता है। सुधार करने के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट है वो 4 नवंबर 1948 को बी आर अम्बेडकर द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया जाता है। 4 नवंबर 1948 को बी आर अम्बेडकर द्वारा फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको डिस्कशन के लिए भेज दिया जाता है। और इसमें डिस्कशन के लिए इसमें जो डिस्कशन चलता है ये नवंबर 1949 तक चलता है। फाइनली डिस्कशन होने के बाद इसमें 76 से 53 अमेंडमेंट प्रपोज करता है। हालांकि इसमें जो एक्चुअल में डिस्कशन हुआ वो 24 से 73 डिस्कशन असेंबली में हुआ। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को, ये जो मोशन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पास कर दिया जाता है। इसको पास करने के बाद इसको पेंडिंग में रखा जाता है। पेंडिंग में क्यों? अब समझिए। नेहरू बोलता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अभी पास तो हो चुका है लेकिन ये अभी अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई क्यों नहीं होगा? तो जवाहरलाल नेहरू बोलता है कि याद कीजिए 1929 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन में ऐसा क्या है? तो अभी देखिए, लाहौर सेशन बेसिकली दिसंबर 1929 में हुआ था और इसका जो अध्यक्ष था वो जवाहरलाल नेहरू ही था। उस टाइम जो कांग्रेस है वो अपना गोल चेंज किया था, डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज का डिमांड किया था और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन भी पास हुआ था उसी टाइम। रावी नदी के किनारे यहाँ पे अब तिरंगा भी लहराया गया था 26 जनवरी 1930 को और इसी दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अप्लाई करने का बात हुआ। सभी लोग मान गया। हालांकि ये सभी लोग मानने के बावजूद भी इसको जो कुछ खास यानी कि कुछ को अप्लाई करना जरूरी था, जैसे कि सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शंस हो गया, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो गया, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, इस सभी को 26 नवंबर 1949 को ही अप्लाई कर दिया गया और जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया यानी कि जो मेजर पार्ट बच गया उसको 26 जनवरी 1950 को फोर्स में यानी कि अप्लाई करने की बात की गई। ये जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल है वो है एलिफेंट। उसके बाद जो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है वो हैंड रिटेन है, हैंड रिटेन है। तो इसको जो इंग्लिश में लिखा है इसका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा और जो हिंदी में लिखा है इसका नाम है बसंत किशन वैद्य।